नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए अंग्रेजी विषय जो कि आपका कल पेपर है 6 मई 2000। अलावा इससे पहले हमने एसी इंग्लिश पेपर का मॉडल पेपर देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा 2022 को। उसका अंतिम समय रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से हम सारी चीजों को आपको रिवाइज कराए दे रहे हैं। कल आपका पेपर है 6 मई को 11:30 से 12:30 की टाइमिंग में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताएं कि जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, हम आपको इससे पहले के बैचेस के लिए बार बार पढ़ा चुके हैं, पर आपका पेपर है, काफी लोगों का कमेंट भी आ रहा था, तो इसलिए हम फिर से जो है वो पढ़ा रहे हैं। अगर यही सारी चीजें आप देख चुके हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप टॉपिक वाइज वीडियो जो है उनको देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज वीडियो में हमने सारी चीजें प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सारी चीजें अलग से पढ़ा रखी हैं। इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कम समय में अगर आपको रिवाइज करना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं फिर से। और एक चीज मैं ये भी बता दूं कि ग्रामर पोर्शन सबसे ज्यादा आता है, तो फोकस आपको सबसे ज्यादा ग्रामर पोर्शन पर ही जो है वो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर लाइनें पूछ ली जाती हैं, जैसे कोविड-19 पर एक बार पूछी गई थी, तो हम आज के वीडियो में कोविड-19 पर ही वो लाइनें आपको बता देंगे। उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे आपको हेडिंग के तौर पर चीजें लिखनी है या कैसे पैराग्राफ के तौर पर कम शब्दों में लिखना है। बाकी आप चीजें कोई भी टॉपिक आए अपने आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले के जो पेपर हुए हैं उसमें हिंदी में ऐसे पूछा गया है और किसी त्योहार पर पंक्तियां पूछी गई, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में भी पूछे जाने पूरे चांसेस रहेंगे। बाकी ग्रामर पोर्शन आपको जरूर आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कल के पेपर के लिए एडवांस में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। डिफरेंट अप्रोच और मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, तो आपका दो टाइप से मेन डिवीजन होता है। एक होता है आपका ओल्ड और क्लासिकल मेथड, और एक होता है आपका न्यू मेथड। आपको ये पता होना चाहिए कौन से मेथड किसमें आते हैं। तो ओल्ड और क्लासिकल मेथड में आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड आता है, ये दोनों ध्यान आपको याद रखने हैं। न्यू मेथड में आपके तीन आते हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड, और दूसरा आपका बाइलिंगुअल मेथड, और तीसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओल्ड को ही क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल मेथड नहीं है। ऑप्शन में वहां ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड इस टाइप से दिए होंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा किसमें आता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या जिसको हम क्लासिकल मेथड के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है क्लासिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो आप कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो सबसे पहले ये फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। नाम में ही वर्ड है ट्रांसलेशन, यानी कि कोई चीज सिखाई ना जाए आपको, आप ऐसे ट्रांसलेशन बेस्ड जो है चीजों को जब पढ़ें तभी आप इसका यूज करते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज जो है पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर कोई चीज इंग्लिश में मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में है, तो मेन आपको समझना है। यहाँ पर मैंने इससे पहले भी बताया, चीजों को आप समझ लीजिए और अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए चीजों को लिखिए। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसमें लैटिन और जो ग्रीक भाषा है उसको पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज किया जाता है। और छात्र व्याकरण के नियमों को सीखते हैं, फिर मदर टंग लैंग्वेज और जो टारगेट लैंग्वेज है उसके बीच ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं। मदर टंग लैंग्वेज आपकी मातृभाषा होती है। टारगेट लैंग्वेज जो आप टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों के बीच ट्रांसलेशन का कार्य जो है वो करते हैं। यूनिट की बात करें तो वर्ड जो है यूनिट होती है। यूनिट क्या होता है, जब बात होती है ट्रांसलेशन की, तो दो टाइप से ट्रांसलेशन हो सकता है, एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो, एक पूरा सेंटेंस बेस्ड ट्रांसलेशन हो। तो इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। अब जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है और आपको क्या पढ़ना है, लैटिन भाषा पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक वर्ड उठाएंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, फिर उसका अर्थ निकालेंगे, फिर दूसरा वर्ड उठाएंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही तो करेंगे लैटिन भाषा में। ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरी डिक्शनरी में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके ही चीजों को पढ़ते हैं। फिर एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि जो ग्रामर है वो आपका डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती है। ग्रामर इज टॉट बाय डिडक्टिव मेथड, जिसे हम निगमन विधि भी कहते हैं। जो डिडक्टिव मेथड होता है इसमें सबसे पहले रूल किसी चीज के बताए जाते हैं और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल जो है वो दिए जाते हैं। रूल जैसे मैंने आपको रूल रेगुलेशन बता दिए, फिर उस पर कोई चीज अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो वो उसी से ही रिलेटेड होता है, तो ये आपका इसमें यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या क्लासिकल मेथड। दूसरा आपका होता है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम ओरल या नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी चीजें डिटेल में बहुत देखनी है तो टॉपिक वाइज वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल और केवल फास्ट रिवीजन के तौर पर चीजें आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट मेथड में ऑल जो टीचिंग होती है वो टारगेट लैंग्वेज में जो है वो होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको स्थान नहीं दिया जाता है, क्रॉस बना हुआ है। और यूनिट की बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो सेंटेंस जो है वो यूनिट होती है। इससे पहले देखा जो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें आपकी वर्ड जो यूनिट थी वो थी।
इसमें अगर बात करें मेथड की, तो इसमें ग्रामर जो है वो इंडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती है, जिसे हम आगमन विधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद उस पर आधारित जो रूल रेगुलेशन है वो बताए जाते हैं। और ये आपकी जो विधि है प्राथमिक स्तर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। डिडक्ट इंडक्टिव मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बच्चों को आप पहले एग्जांपल बता दीजिए कि ऐसा ऐसा है, जिससे क्या करते हैं बच्चे उस चीज को कनेक्ट कर लेते हैं, आसपास के चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप रूल रेगुलेशन पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। फिर आपका है अगला डॉक्टर वेस्ट मेथड। दिया किसने था? तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया था। इसमें जो पूरा जोर दिया गया है वो रीडिंग हैबिट पर दिया गया है। तो रीडिंग हैबिट से संबंधित कोई प्रश्न है, ऑप्शन में आपको डॉक्टर वेस्ट मेथड हो दिया हो तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। रीडिंग भी दो टाइप की होती है, एक ओरल रीडिंग होती है और एक साइलेंट रीडिंग होती है। ओरल मतलब बोल बोल कर आप पढ़ रहे हैं, साइलेंट मतलब मन में पढ़ रहे हैं। इस डॉक्टर वेस्ट मेथड में जो इंग्लिश है उसको पढ़ने के संदर्भ में सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई थी, और जो राइटिंग है उसको सेकंड प्रायोरिटी इसमें जो है वो दी गई थी। तो मेन आपका रीडिंग पर ही फोकस किया गया था। और एक चीज आप जानते हैं, जब आप इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात करते हैं, लाभ हानि इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो उसमें लिख सकते हैं अलग अलग कि जैसे डॉक्टर वेस्ट मेथड का आपसे लाभ पूछा जाए तो आप कहेंगे इसमें किसी भी प्रकार के अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, कि पढ़ना तो आप स्वयं से कर सकते हैं, तो नो टीचर रिक्वायर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। फिर यदि आप बात करें इसके दोस्त की, तो आप LSW लिख सकते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। इन्हीं पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, केवल और केवल रीडिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो है तो नहीं ऐसा कोई दोस्त, पर आपको बनाकर लिखना होता है कि कुछ तो कमी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो LSRW है, ये 4 स्किल्स होती हैं। L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, W जो है वो राइटिंग। अगला देखते हैं हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि इन्वेंशन किसने किया था, तो प्रोफेसर CJ डॉटसन ने किया था। हाल ही में जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है पिछले ही हफ्ते, उसमें बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, बहुविकल्पी में पूछा गया था। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था उसमें इसी बाइलिंगुअल मेथड से कि जो इनिशियल स्टेज होती है, जो प्रारंभिक स्तर होता है, उसमें जो मदर टंग लैंग्वेज है वो किस मेथड में यूज की जाती है, तो आपका बाइलिंगुअल मेथड ही सही था। ये प्रश्न वहां पर पूछा गया था। अब बात करते हैं इसके बारे में और आगे, तो कंबाइंड ऑफ 2 मेथड का होता है, एक डायरेक्ट और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ये दोनों मेथड का कंबाइंड रूप आप बाइलिंगुअल मेथड में देखते हैं। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि विच मेथड कंबाइंड ऑफ 2 मेथड, डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आपके ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे, तो बाइलिंगुअल मेथड ध्यान रखिएगा। मदर टंग जो लैंग्वेज है इसमें वो एक्सप्लेनेशन के लिए यूज की जाती है। और बात करें यानी कि यूनिट की, तो यहाँ पर यूनिट जो है वो सेंटेंस होती है, जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होता है। जब सेंटेंस यूनिट है तो वो जाहिर सी बात है दूसरा। और लास्ट पॉइंट है इसका कि ट्रांसलेशन आर ओनली डन बाय द टीचर नॉट बाय द स्टूडेंट्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ट्रांसलेशन केवल और केवल आपके जो टीचर है उनके द्वारा की जाती है, स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं की जाती है। लास्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो जो बेस वर्ड है उसको सेंटेंस में इसमें यूज करके करना सिखाया जाता है। बेस वर्ड क्या होता है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपको टेबल पढ़ाना चाहता हूं कि टेबल क्या होता है, तो मॉडल सेंटेंस उस पर एक बना देंगे आप कि ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो जब वाक्य में प्रयोग होते हुए आप देखते हैं किसी भी शब्द को, तो क्या होता है, चीजें आपको समझ में आ रही है कि एक्चुअल में उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब ही होता है किसी चीज को स्थानांतरित करना। तो सेंटेंस में आप उसको रख के बता रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है। और इसका अधिकतर यूज कहाँ किया जाता है, अर्ली स्टेज में जो है यूज किया जाता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे बच्चों को अगर कोई चीज आपको बतानी है, आप पुस्तक बताइए, तो पुस्तक हो सकता है उसने अगर पहले कभी ना सुना हो, तो क्या वो समझ में आएगा, नहीं समझ पाएगा। पर अगर आप ये कहेंगे कि आप जो पढ़ने का कार्य है पुस्तक से कर रहे हैं, तो वो चीजों को रिलेट करेगा, क्योंकि वो उस दैनिक जीवन में चीजों को पढ़ता है, उससे तो समझेगा ये पुस्तक है। तो वही है कि अर्ली स्टेज में ये यूजफुल होती है। तो बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी आप स्वयं से बनाकर लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे टेंस की तरफ। दूसरे पेज पे मैं आपको लेकर चलता हूं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ इतनी सारी मेहनत की जा रही है कि सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जा सकें, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है इतनी सारी मेहनत पे। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, तो आप कहेंगे 12 टेंस आपके होते हैं। और मुख्यतः यदि पूछे जाए, ऐसा ना लिखा हो कि मुख्यतः लिखा हो, मेनली पूछा जाए, तो आपके 3 ही आप बताएंगे, प्रेजेंट
टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पर ओवरऑल जब पूछा जाता है सब डिवीजन के साथ तो आपके 12 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसे, सिंपल टेंस भी बोलते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर भी आप बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट में ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसे हम बोलते हैं। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव भी आप कॉन्टिन्यूअस को बोल सकते हैं। तो बेसिक प्रेजेंट टेंस में ये 4 टेंस आपके होते हैं, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर बात करते हैं पास्ट में, तो इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट में आपका था वही पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम यही चीज आप किसमें अपनाएंगे? फ्यूचर में अपनाएंगे। तो अभी तक 8 हुए, 4 उसमें और होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर उसका फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो आपके टोटल 12 टाइप आप देख रहे हैं, इनके सभी के आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि टेंस पर बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब की। तो मैं केवल हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा और केवल मेन चीज बताऊंगा, डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि टेंस पर अलग से लगभग 20 क्लासेस हमारी हुई थी। टेंस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। मैंने क्या कहा था, टेंस को एकदम रट लीजिएगा क्योंकि कोई भी चीज करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पासिव सेंटेंस भी आपका आया, एरर निकालना है तो हर जगह टेंस जरूर काम आता है। तो मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल नाम बताता हूँ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर आप कहेंगे डस या डू जो है वो हो जाएगी, डस या डू। फिर आप बात करेंगे प्रेजेंट के साथ हम इंडेफिनिट चलते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। फिर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपकी डिड यूज होती है और साथ ही साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इस चीज का भी ध्यान जो है वो रखिएगा। फिर बात करते हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी होती है विल या शैल, इस टाइप से आप लिखेंगे विल या शैल। प्रेजेंट के तीनों हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपकी हेल्प होती है इज, एम, आर और साथ ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहां पर आपका वॉज या वर लगता है और साथ ही साथ आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। जैसे आपका प्ले लिखा है तो प्लेइंग हो जाता है। प्ले आपका एक वर्ब है जो एक्शन शो करता है। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो जो विल शैल था इसी में बी और लग जाता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका हो जाता है विल बी या शैल बी, इस टाइप से आपका हो जाता है। फिर आप बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या हैव और इसके साथ आप वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर फ्यूचर परफेक्ट में बात करें तो इसमें आपका लगता है विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, इस टाइप से आप लिख सकते हैं और इसमें भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाते हैं। फिर बचा क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला। इसकी बात करें तो इसमें आपका सिंस या फॉर जो है, सिंस या फॉर जो है ये यूज होता है। आप देखेंगे समय की बात अधिकतर की जाती है और साथ ही साथ आपका हैज या हैव और साथ में बीन भी लगता है, प्लस बीन, यानी कि हैज बीन या हैव बीन, इस टाइप से। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म आपकी परफेक्ट टेंस में लगती है। फिर आप बात करेंगे किसकी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसमें हम कहेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में बना देते हैं, तो इसमें भी आपका सिंस फॉर यूज होगा, मैंने ऊपर ही बता दिया था। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो यूज होती है हैड बीन। जैसे उसमें हैड थी तो इसमें बीन और लग जाता है, परफेक्ट के साथ जब कॉन्टिन्यूअस लगता है तो बीन और लग जाता है, इतना ध्यान रखिए। और वर्ब की आपकी आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। और लास्ट वाला जो बचा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आपका विल तो रहता ही रहता है और साथ ही साथ हैव भी रहता है और साथ ही साथ बीन भी रहता है। तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जितनी भी आप हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हैं और साथ में आईएनजी फॉर्म, इस चीज का भी ध्यान दीजिए, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। तो बेसिक आपको ध्यान रखना है कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, और दूसरी चीज क्या याद रखना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ये सारी चीजों को मैं रब कर रहा हूँ।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैं कोई यहाँ पर करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको समझने में 2 घंटे लग जाएंगे। मैं केवल रूल रेगुलेशन बता रहा हूँ कि कौन सा किसमें चेंज होता है। सबसे पहले हम बात इन्हीं टेंस में ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका टेंस, ये वाला, ये मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये चेंज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो एरो बना के ही मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, इस प्रकार से। फिर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है जस्ट इसके बाद वाला, वो अगर बात करें किसमें चेंज होता है, तो ये उसके बाद वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। ये मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा हो तो आप चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हो तो आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इतना आपको समझ में आएगा। फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा हो, ये इसके जस्ट बाद वाला, तो भी इसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। तो ये तो सिंपल है, जस्ट प्रेजेंट वाला पास्ट में चेंज होता जा रहा है। फिर यहां से आपको याद रखना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा हो, जो आपका सेकंड वाला है पास्ट इंडेफिनिट है, इसका अगर बात करें तो अगर आपका डायरेक्ट में दे रखा हो तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। मैं एरो इस साइड से बना देता हूं इसलिए कि यदि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट वाला, ये दे रखा हो डायरेक्ट में, तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। इतना आपने समझा। अभी तक हमने चारों देखे थे ना कि प्रेजेंट में है तो किसमें किसमें चेंज होते हैं। अब हम देख रहे हैं जब आपका डायरेक्ट में पास्ट में दे रखा हो। तो पहला हमने देखा जब पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ। पर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें जो उसके जस्ट नीचे है, वो किस में चेंज होता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। मैं इसके सामने लिख भी देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे सब एक ही में मिक्स हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें जो है ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस। तो आपका दो हो गए पास्ट में, एक आपका पास्ट, मैं इसको अपना एरो चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए दो हो गए हमारा, पास्ट सिंपल हो गया जो कि आपका चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया जो कि आपका चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब किसका नंबर आएगा, पास्ट परफेक्ट का आएगा। तो पास्ट परफेक्ट और उसके नीचे वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये किसी में भी चेंज नहीं होते हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। मैं एरो बना के यहां भी लिख देता हूं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको इस प्रकार से दोनों एरो बना के, ये चेंज नहीं होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इतने आपके ओवरऑल रूल होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके भी बता देता हूं कि कैसे आप चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पहले से पढ़ चुके होंगे। ऐसे आपको केवल मैं रिवाइज के तौर पर बता रहा हूं, बाकी ऐसे अगर आप सोच रहे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको नहीं आएंगी, क्योंकि फिर उसके लिए आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। ये पहले की चीजें पढ़ी हुई हैं, रिवाइज आपको करने के लिए हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको चेंज करना है। क्योंकि चेंज करने के लिए आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज आपकी फास्ट रिवीजन में ही नहीं आ जाती, आपको चीजों की खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं आपको एक सेंटेंस के तौर पर बता देता हूं। जैसे सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल एवरी डे, इस टाइप से आपका सेंटेंस है और इन्वर्टेड कॉमा आपका बंद है। अब ये आपका सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको टेंस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए आई गो टू स्कूल एवरीडे लिखा है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और मैंने क्या आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ही सेड लिखा हुआ है तो सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साथ में टू नहीं वरना टोल्ड में बदल जाता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपका लगता है दैट, तो आप यहाँ लिखेंगे दैट। यही सारे रूल है ना, मैंने इसीलिए कहा दैट भी लगता है, रिक्वेस्टेड लगता है, वो मैंने डिटेल वाले वीडियो में बताया था। तभी मैंने कहा कि जो चीज आपको आती होंगी पहले से वही आप यहाँ पर समझ पाएगा। तो ही सेड दैट, फिर आई गो टू स्कूल एवरीडे लिखा है तो आपका चेंज होगा, आई का ही में चेंज हो जाएगा। और ही के बाद
जो गो है इसकी सेकंड फॉर्म मैंने अभी बताया था इससे पहले जस्ट टेंस में कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ वेंट लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ही वेंट, उसके बाद आपका आएगा टू, फिर आपका आएगा स्कूल, फिर आपका आएगा एवरी डे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक मैंने एग्जांपल भी इसीलिए बता दिया, बाकी हर टाइप के मैंने लेट वाले प्रश्न से लेकर के प्रीवियस ईयर से लेकर के जितने भी टाइप के बन सकते हैं सब टॉपिक वाइज वाले वीडियो में मैंने कराया था। तो इसी प्रकार आप देख लेते हैं जो आपके एक्टिव पासिव वॉइस आते हैं वो आपका पूरा पेपर में ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में छाया रहता है। तो आपको ग्रामर ही पोर्शन की पूरी प्रैक्टिस करनी है। आप सोचेंगे थ्योरी बेस तो उससे आप नहीं पास होंगे, आपको ग्रामर पोर्शन से ही गुजरना होगा। एक्टिव पासिव में बात करते हैं, यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में दे रखा है, और इसमें आप जानते हैं एक चीज मैंने स्टार्टिंग में टेंस में पहले बताया था, ये भी नहीं बताया कि एस या ईएस पहचान में लगता है। जैसे कि राइट्स लिखा हुआ है इस टाइप से, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। जब इसको चेंज करेंगे ये एक्टिव से पासिव में तो आप बनाएंगे एम या इज एम आर, स्टार्टिंग से ही चल सकते हैं इज एम आर, और साथ ही थर्ड फॉर्म जैसे राइट्स है तो इसकी थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, तो आप यहाँ पर रिटन लिखेंगे। फिर अगर बात करते हैं आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट भी हो सकता है, तो पास्ट सिंपल अगर दे रखा हो तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट आपका रोट होता है, सेकंड फॉर्म होगी, तो ये जब चेंज करेंगे तो इसे हम वॉज वर में चेंज करेंगे, वॉज वर में चेंज करेंगे, और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, तो आपका ये रहा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें आपकी नॉर्मल फॉर्म लगती है, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है विल या शैल, विल या शैल लगती है, और साथ ही साथ क्या लगेगा, सिंपल राइट ही आपका आएगा क्योंकि वर्ब की कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। और इसको जब आप चेंज करेंगे तो विल बी शैल बी इस टाइप से बनता है आपका। तो आप क्या कहेंगे, विल शैल और बी, यानी आएगा विल बी शैल बी इस टाइप से। और साथ में रिटर्न आपका, ये थर्ड फॉर्म हर जगह चलेगी, मैं अच्छा शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, रिटर्न आपका हर जगह, यानी कहने का मतलब है थर्ड फॉर्म आपको हर जगह यूज करनी है। सिंपल फ्यूचर हो गया। फिर बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, इज एम आर यूज होती है, इज एम आर यूज होती है, और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि राइटिंग भी होगा साथ में आपका। जब इस टाइप से सेंटेंस आपका होगा तो ये किस में चेंज होता है, तो ये आपका इज एम आर तो रहता ही रहता है, और साथ ही साथ इसमें बीइंग लग जाता है, बी ई आई एन जी, और रिटर्न आपका इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ध्यान दीजिए बीइंग पहले बी था, अब बीइंग आ गया। फिर यह क्या आया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसके बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका वॉज वर होता है, हेल्पिंग वर्ब, और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म होती है, यानी कि राइटिंग होगा, ये किस में चेंज होगा, तो ये आपका वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। जैसे कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस में आपका चेंज होकर बीइंग लग जाता है, साथ में टेंस भी चेंज होता है और साथ में बीइंग लग जाता है। वॉज वर है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज वर बीइंग, मतलब टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वही रहेगी, वॉज वर, और साथ में बीइंग लग जाता है, बी ई आई एन जी, और साथ में थर्ड फॉर्म रहेगी आपकी, रिटर्न ही लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है, एक्टिव पासिव में या इसमें बनता नहीं है, तो आपको इसमें किसी प्रकार का कुछ याद रखना नहीं है। फिर किस पे आते हैं, प्रेजेंट हो गया कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो परफेक्ट पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म। हैज हैव जब चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, तो साथ में बीन लग जाएगा हैज हैव के साथ। मैं यहाँ पर बीन लिख देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे, हैज हैव बीन आपका आ जाएगा और थर्ड फॉर्म रिटर्न करके ही रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। फिर वापस लौटते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, क्या होती है, हैड होती है, और इसमें भी आपकी रिटर्न थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी बीन आपका लग जाएगा, यानी कि जो हैड है इसके साथ आपका हैड बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड बीन। ये बीन का मतलब केवल अकेले बीन नहीं आएगा, हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, ये हैज हैव अलग अलग क्या है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगेगा। तो ये हैड बीन हो गया, और साथ में आपका थर्ड फॉर्म ही रहेगी रिटर्न करके जो लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, साथ ही साथ आपका फ्यूचर परफेक्ट भी बनता है,
ये भी ध्यान दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या शैल, विल या शैल होती है, और साथ ही साथ आपका हैव भी लगता है, विल शैल हैव, और थर्ड फॉर्म लगती है आपकी रिटर्न करके, जिसको जब चेंज करेंगे तो आप विल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, विल या शैल जो भी आएगा उसके साथ साथ आप हैव भी लिखेंगे ही, पर बीन और एक्स्ट्रा आप इसमें जोड़ेंगे, और थर्ड फॉर्म रिटर्न करके जो है वो लगेगी। रिटर्न लगाना नहीं है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि रिटर्न क्या, यहाँ पर कोई भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने रिटर्न तो समझाने के लिए लिख दिया। तो पूरे हमने एक्टिव पासिव के रूल ए से लेकर जेड तक देख लिए। अब हम क्या करते हैं, इस पर भी आधारित एक सेंटेंस देख लेते हैं। वैसे लिखने की क्या आवश्यकता, मैं ऐसे आपको बोलकर बता देता हूं। जैसे आपका एक्टिव में दे रखा हो कि गर्ल क्लिक्ड सेल्फी, तो आप जब इसे चेंज करेंगे पासिव में तो क्या चेंज करेंगे, गर्ल क्लिक्ड जो सेल्फी है वो आपका सिंपल पास्ट का टेंस है, तो जब आप चेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या बताया है कि ये जो सेंटेंस जब चेंज करेंगे पासिव में तो वॉज वर और थर्ड फॉर्म आएगी, तो आप चेंज करेंगे सेल्फी वॉज क्लिक्ड बाई गर्ल। तो ऐसे आपके इसमें सेंटेंस जो टेंस है यानी कि जो भी आपको सेंटेंस दिया होगा वो जो है वो बनते हैं। तो सारी चीजों को रब करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा बेसिक चीजों पर चलते हैं। ग्रामर पोर्शन हमने काफी देख लिया, अभी कुछ और चीजें देखेंगे। पर बेसिक चीजों में अगर बात करें तो सबसे पहले आप कहेंगे अल्फाबेट के संदर्भ में कि अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं, नॉर्मल चीज है। वर्ड आप जानते क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर शब्द की अगर बात की जाए कि लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में आप समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाला शब्द समूह कोई अर्थ निकलता है तो उस शब्द समूह को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये दो भाग होते हैं। फिर बात करते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो प्रकार होते हैं मुख्यतः, यहाँ पर मिक्स सेंटेंस भी एक दे रखा है पर आपके अधिकतर कोर्स में मिक्स्ड नहीं देखने को मिलता है, यही तीन देखने को मिलते हैं। तो ये भी सेंटेंस के प्रकार हैं, ये जो है अंग है, ये जो है वो प्रकार हैं। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसको मैं अपनी उस बुक से दिखाता हूँ, यानी कि जो नोट्स है उसमें से दिखाता हूँ। यहाँ से हम देख लिया था, हमने टेंस तक देखा था, यहाँ से है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो क्लॉज कहलाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आता है। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, एक केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एग्जाम्पल जैसे कि द चेयर इज रेड, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो यही यहाँ पर भी लिखा है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, इसी को दूसरे से भाषा में भी आप लिख सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस, तो आप क्या कहेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसका अपना एक कंप्लीट थॉट होता है और जो जुड़ी होती है, और नहीं, और एक साथ ही क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो है जुड़ी होती है किससे, कॉमा, सेमीकोलन या कंजंक्शन से। और कंजंक्शन में भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो ज्वाइन करने की बात कही गई वो एग्जाम्पल से समझिए कि वह मेरे पास आया और मेरी सहायता की, यानी कि ही केम टू मी एंड हेल्प्ड मी। यहाँ पर भी देखिए कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। मैंने यही आपको बताया कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। वो होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यही सब है, कॉमा, सेमीकोलन कंजंक्शन के अलावा जो कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम कर रही है, जैसे एंड है आपका, तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसीलिए दो तरह जगह से आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और साथ ही साथ आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये दोनों आपकी इसमें होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और यहां पर आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज आपको अवश्य देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो तो अभी हमने ऊपर देखी। तो कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती ही है, और साथ ही साथ आप कहेंगे कि एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है। तो एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज, अब देखिए इसके एग्जाम्पल को समझिए कि मैं जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, आई न्यू दैट ही वुड नॉट
ही वुड नेवर टेल अ लाई, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल, ये तो ये जो इसमें भाषा लिखी हुई है वो तरीके से मैंने आपको बताया। नॉर्मल कैसे आप समझेंगे, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें जो दो सेंटेंस जुड़े होते हैं उनका अलग अलग अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है। जैसे मैं आपका कहूँ वो मेरे पास आया, तो ये कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है कि और के बाद आप बोले तभी ये पूरा हो, ऐसा नहीं है। ये मेरी सहायता की तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब जो ये दो सेंटेंस जो और या इन सबसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़े हैं, जो अपने आप में कंप्लीट थॉट दे रहे हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। पर कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है कि मैं जानता था कि, इस टाइप से आपका आधा सेंटेंस है। अगर आप इतना बोलेंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी वाली बात आती है आपकी, आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब चेंज करने को भी आते हैं, तो चेंज इसी सब आधार पर आप कर सकते हैं। मैंने रूल सारे आपको बता दिए और चेंज करने के नियम वगैरह तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और बाकी मिक्स सेंटेंस आपके कोर्स में नहीं, पर एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से अलग होते हैं वो आपके मिक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है कौन सा, जो ऊपर हमने देखा था क्लॉज वाला, वो हम नीचे देख लेते हैं। क्लॉज क्या होते हैं, इसके टाइप भी आपसे पूछे जाते हैं। तो क्लॉज की बात करें तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही भाग है या का ही एक भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, और यही आपका क्लॉज कहलाता है। इसी को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे कि क्लॉज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट विद अ फाइनाइट वर्ब। तो क्लॉज की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, इसके टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो है ऐसी क्लॉज होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है। मैंने आपको बताया ना, प्रिंसिपल मतलब कि वो अपने आप पर डिपेंड है, जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। जो हमने अभी ऊपर देखिए देखा भी था इस वाले में कि दो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो इनका पूरा कंप्लीट स्वयं का अर्थ निकल रहा है, इन्हें दूसरों की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी होती है प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, वह क्लॉज भी एक स्वतंत्र क्लॉज है, ये क्लॉज जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, और ये सिंपल सेंटेंस की तरह जो है वो होती है, जो अन्य क्लॉज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, फॉर हो गया और एटसेट्रा से संयुक्त जो है वो होती है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ये भी क्लॉज का एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है। ये क्लॉज जो है वो एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है, इसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। ये अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होती है, और ये क्लॉज अन्य क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है जैसे कि वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, थॉट, ऑल्दो, इन सब से संयुक्त होती है, जुड़ी होती है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके भी तीन टाइप हैं। आपने इतना तो समझ लिया ना कि प्रिंसिपल क्लॉज जो डिपेंड है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है इसका स्वयं का अर्थ निकलता है, पर जैसे एंड, बट, इन सब से जुड़ी रहती है, संयुक्त होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंसी पर वर्क होती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं इनसे। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके भी तीन टाइप होते हैं। ये आपके बहुविकल्पी में सब कुछ कोर्स में है, तभी मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन टाइप, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ध्यान रखिएगा ये जो है कैसे डिवीजन किया गया है। स्टार्टिंग से है, सेंटेंस जो है इसके दो भाग देखे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर इसके बाद जो नॉर्मल मुख्यतः सेंटेंस के प्रकार थे वो हमने देखे। उसके बाद क्लॉज देखी, क्लॉज में आपके प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये आपके तीन टाइप हुए। और इसमें जो तीसरा वाला है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और साथ ही साथ एडवर्ब क्लॉज में डिवीजन होगा। फ्रेज आप जानते हैं क्या होता है, एडियम फ्रेजेस से रिलेटेड वो पहले हम बता चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिए कि वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त जो विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं उनको 8 भागों में बांटा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। अभी हम आगे क्या करेंगे, नाउन के टाइप्स देख लेंगे, क्योंकि अभी ये जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया था। तो सारे पेपर को हम ध्यान में रखते हुए सारी चीजें लेके चल रहे हैं। ये सेंटेंस के कुछ टाइप लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव मैंने आपको बताया था जो नकारात्मक नहीं होते हैं। असर्टिव मैंने बताया था जो आपके नॉर्मल सिंपल में आते हैं। और इंपरेटिव क्या होते हैं, किसी प्रकार का ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट कमांड हो गया, रिक्वेस्ट है, सुझाव है, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन, इच्छा व्यक्त की जाती है, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सभी चीजें समझने वाली हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू है,
ये सब क्या है, ये आप इच्छा प्रकट करते हैं तो वो इसमें आता है। एक्सक्लामेटरी मतलब किसी प्रकार का भय, हर्ष, क्रोध या दुख, आश्चर्य, क्रोध नहीं कहेंगे आप, घृणा, दुख, आश्चर्य, इस प्रकार से एक्सक्लामेटरी साइन भी तो आप लगाते हैं कि हुर्रे, वी वॉन द मैच, ये सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। फिर बात करते हैं, ये सारी चीजें आपके कोर्स में नहीं है, ये स्लेबल आपके कोर्स में है कि वर्ड का वह भाग जो एक बार में बोला जाता है उसे हम स्लेबल कहते हैं, और एक वर्ड एक या अधिक स्लेबल का हो सकता है। इसमें भी जैसे कि वन स्लेबल में वर्ड रन, सिट, ये सब हो गया। टू स्लेबल में वर्ड्स मंडे, 14, फादर, तो ये क्या है, ये है स्लेबल का जब टुकड़े और नहीं करते हैं कि एक वर्ड एक या अधिक स्लेबल का हो सकता है। जैसे कि वर्ड्स विद मोर देन 2 स्लेबल तो हम वंडरफुल ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बोलते हैं। जैसे 1 स्लेबल वाला है तो एक साथ बोल जाते हैं सिट, इसमें कहीं हम अलग अलग रुके नहीं, ब्रेक नहीं लेना पड़ता है। 2 स्लेबल में अलग अलग लेना पड़ता है, जैसे संडे, फादर में फादर, 14 में 14, इसी प्रकार और 2 से ज्यादा जिसमें समझ लिया, जैसे डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी। समझ गए होंगे आप स्लेबल क्या होता है। वॉवेल्स आप जानते हैं 5 होते हैं, ई ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो बाकी बचे होते हैं अंग्रेजी भाषा में 21 वॉवेल्स को छोड़कर, वो आपके कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स को भी समझिए, जो हिंदी में आप उपसर्ग पढ़ते हैं वही आपका प्रीफिक्स होता है। मूल शब्द के साथ पहले कुछ अक्षर जो होते हैं वो आपके प्रीफिक्स कहलाते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इनकम्पिटमेंट, डिसलाइक, इम्बार्क, ये सभी हैं आपके प्रीफिक्स में। सफिक्स क्या होते हैं, जो बाद में लगते हैं, बाद में, जैसे एज, इड, आईएसटी, आईएनजी, तो आईएनजी आप लगाते हैं ना बहुत से वर्ड में, प्लेइंग, तो ये सफिक्स में आते हैं। अब बात करते हैं नाउन की। मैंने कहा था ना नाउन को हम देखेंगे क्योंकि आया है आपका अभी सेकंड सेमेस्टर का जो हाल ही में पेपर हुआ है। तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को हिंदी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो व्यक्तिवाचक, तो आप कहेंगे ए प्रॉपर, या इसकी जो डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे किसी का नाम हो गया व्यक्तिवाचक में, हम यही तो देखते हैं, राम, अलवर, टेबल, एटसेट्रा। कॉमन में क्या होता है, जातिवाचक। अ कॉमन नाउन रिफर्स द नेम गिवन टू पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस और सेम काइंड ऑफ क्लास। जैसे कि किंग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, ये सब कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। जैसे कि किसी प्रकार के समूह की बात होती है ना, तो जैसे टीम हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, इस टाइप से यहां से आपसे पूछा भी जा सकता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल उठा दूं, पोवर्टी उठा लूं कि पोवर्टी इज विच टाइप ऑफ नाउन, 4 ऑप्शन दिए होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो पहचानना भी आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि हिंदी में भी ध्यान रखिए कि बाई चांस हम इंग्लिश में ना पहचाने तो हिंदी के नाम से समझ जाए। इसी प्रकार मटेरियल नाउन पदार्थवाचक होता है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नहीं होते हैं, इनकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। और लास्ट आपका हो जाएगा, और ये भी इसमें लिखा है कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी एक पॉइंट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आपसे पूछा गया था, डेफिनेशन पूछी गई थी। डेफिनेशन तो एक एक लाइन की आपको सबकी आनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रिफर्स द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे हॉनेस्टी हो गया, हॉनेस्टी नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्टी पढ़ते हैं, एक्स साइलेंट रहता है। ब्रेवरी हो गया, हैट्रेड, लॉफ्टर, पोअर्टी, ये सब आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है। नीचे लिखा भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें ना तो फिजिकल टच किया जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। इसी में ही आपके नाउन केस भी हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव्स ऑफ एड्रेस। पर ये मेन 3 ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले नाम बाकी आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी बता दिया मैंने एक नाम के तौर पर कि आ जाए तो आप इसे खाली छोड़कर ना आए। बात करते हैं अब हम कंजंक्शन की। कंजंक्शन आपके कोर्स में है कि ये ऐसा शब्द है जो जोड़ने का काम करता है सेंटेंस। डेफिनेशन क्या होगी, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। अब 3 टाइप के कंजंक्शन होते हैं, जो ऊपर आपने देखा था वो क्लॉज देखा था, कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ सारी चीजें। ये कंजंक्शन के टाइप हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पर जो नीचे है एडवर्ब वगैरह दे रखा है, पर हम इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? ये कंजंक्शन दो समान रैंक के जो सेंटेंस या वर्ड है उनको जोड़ते हैं। इस तरह के मुख्य कंजंक्शन है जैसे फॉर हो गया, एंड। आप देखते हैं कि राम ने खाना खाया और घूमने गया, तो समान रैंक की जहां पर बात होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात वहां हो जाएगी। तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग मतलब इन कंजंक्शन के द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ा जाता है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऊपर मैंने बताया वो क्लॉज जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर डिपेंड होती है। इस तरह की जो मुख्य कंजंक्शन है वो आपका आफ्टर है, ऑल्दो है, है, एज के साथ एज इफ है, एज लॉन्ग एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो। ये मैंने कंजंक्शन जब पढ़ाया तो पूरी आपको लिस्ट बताई थी, इसीलिए यहाँ इसीलिए मैं केवल और केवल नाम आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। टिल, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, इसी प्रकार वेयर, वेयर एज, वेयर एवर, ये सब आपके किस में? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। अब यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्लॉज नहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो पहचानिए। और तीसरा जो होता है कोरिलेटिव, पहचानने की मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप पहचान लीजिएगा। तीसरा आपका होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसमें बात करें तो सारी चीजें जो डिपेंड होती है ना, दो एक सेंटेंस दूसरे पर, कि आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इस टाइप की जो कंजंक्शन होती है वो आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है। तो देखिए तीसरी वाली तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन, कि जहां पर डिपेंडेंसी की बात की, लिखा ही है इसमें पेयर में यूज किए जाते हैं, तो यही पेयर में यूज होते हैं। आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर। कई बार फिलिंदा ब्लैंक में दिए होते हैं कि एक फिलिंदा ब्लैंक्स दी होगी, बोथ वहां यूज होगा, एंड की जगह फिलिंदा ब्लैंक दे देंगे, तो बोथ के साथ एंड आता है, वेदर के साथ वैसे बोथ नहीं पूछा जाता है, अधिकतर वेदर वगैरह पूछा जाता है, आइदर पूछा जाता है, ये सब वेदर, वेदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन आप पहचान लेंगे। सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग में अगर मैं कोऑर्डिनेटिंग की पूरी आपको ट्रिक बता दूं तो सबऑर्डिनेटिंग आप जो बचे सारे वो सब इसमें आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग में देखिए क्या आ रहा है, फॉर, एंड, नॉर, बट और यट सो आ रहा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर जगह लिखने की कहां पर है, यहां पर लिख देता हूं मैं। तो ये आपकी ट्रिक है, फैन, बॉयज। ये आपकी ट्रिक है, किसकी ट्रिक है ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक है। अब देखिए कैसे, जो एफ दे रखा है इससे आपका होगा फॉर, जो ए दे रखा है इससे आपका होगा एंड, जो एन दे रखा है इससे आपका होगा नॉर, जो बी दे रखा है इससे आपका होगा बट, जो ओ दे रखा है इससे आपका होगा और, जो वाई दे रखा है इससे आपका होगा यट, और जो एस दे रखा है इससे आपका होगा सो। तो ये आप याद रखेंगे क्या है ये सभी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट और, यट, सो। तो देखिए सभी यहां पर आ रहे हैं, यट वाला नहीं आ रहा है, यट वाला आप ध्यान कर सकते हैं अलग से, यट इसमें जो है भी आता है, जो यहाँ पर नहीं है यट, वाई है तो आपका, हाँ तो सारे ही हैं। तो आपको ये नाम ये से याद रखने होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, कि फैन बॉय जो है आपका आता है, ये आपके पेयर में होते हैं, ये फैन बॉयज हो जाएगा, तो बाकी जो बचा वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हो जाएगा। अब एक एक डेफिनेशन इन सब की भी देख लेते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट एंड डेफिनेशन ऑन एडवर्ब इस टाइप से, तो आप समझ लीजिए। और और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम दे रहे हैं, इतने कम समय में सारी चीजें मैं आपको थोड़े 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 भाग में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। और साथ ही साथ सभी के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके और सभी लोग अच्छे से अच्छा पेपर करके आए। एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे कि एडवर्ब को आप कहेंगे हिंदी में कि वह वाक्य में ऐसा शब्द है, ये जो वाक्य है उसमें ऐसा शब्द है जो वर्ब या एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की विशेषता प्रदान करता है, संशोधित करता है, उसके अर्थ में कुछ वृद्धि परिवर्तन करता है। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस दैट which modifies the meaning of verb और adjective और another adverb। तो इस टाइप, तो यहां तक एडवर्बियल फ्रेज भले ना लिखे, यहां तक लिखिएगा डेफिनेशन, तो एडवर्ब की एक लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी। इंग्लिश में ही लिखनी है, हिंदी में ना लिखिएगा, हिंदी में आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। प्रोनाउन की डेफिनेशन, तो आप कहेंगे जो सब नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि आप कहेंगे जनरली प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर और रिफर टू अ नाउन एंड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स और थिंग और थिंग्स हुज आइडेंटिफाई इज मेड क्लियर अर्लियर इन द टेक्स्ट। यहाँ पर थोड़ा सा
टफ लैंग्वेज में लिखा है प्रोनाउन, आप यही लिखेंगे इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो आपकी नॉर्मल डेफिनेशन होती है प्रोनाउन की वही। फिर आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन और थिंग रिफर्ड बाय इट हैज विद समथिंग एल्स। और आप प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। तो इस टाइप से आप इसकी भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपके कोर्स में नहीं है, पर मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ कि ट्रांजिटिव सकर्मक होता है और इंट्रांजिटिव आपका अकर्मक होता है, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। सकर्मक आपका क्या होता है, ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन ऑब्जेक्ट कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर जो है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि रमेश हिट्स अ बॉल, ट्रांजिटिव वर्ब, ही स्लीप्स इन द बेड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। बाकी आपके कोर्स में सिनोनिम एंटोनिम ये सब पूछे जा सकते हैं, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कुछ लिस्ट करा दी थी, उनका कोई कहीं तक कोर्स नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उनको यहाँ पर देखने का कोई मतलब तो है नहीं। वो आपसे जो पूछा जाएगा, आपको आता होगा तो कर ले जाएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं हम डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव तीन टाइप की होती है। पॉजिटिव डिग्री क्या, जहां पर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स जर्नल फॉर्म, इट डिनोट्स द mere एक्सटेंस ऑफ सेम सम क्वालिटी। और इसी प्रकार आप कहेंगे कंपैरेटिव, तो इट डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। और यहाँ पर आप आएंगे सुपरलेटिव में, तो आप कहेंगे इट डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी, इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। जैसे आप कहेंगे पॉजिटिव में गुड है, इसका बेस्ट होता है, एक गुड का कंपैरेटिव में बेटर होता है और सुपरलेटिव में बेस्ट होता है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये सेंटेंस भी आपके चेंज करने को आते हैं, मैंने पूरा अलग से जो डिटेल में पढ़ाया था उसमें सेंटेंस चेंज करना भी इसलिए आपको बताया था। तो यहाँ सेंटेंस चेंज करना मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल मैंने आपको जनरल बता दिया कि इस टाइप से होता है। सेंटेंस चेंज करने के लिए वो आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन होते हैं। अब यहाँ पर एक एक रूल रेगुलेशन तो बताया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, तो आप क्या कहेंगे, एप्लीकेशन और जो लेटर है उसको प्रारूप के तौर पर आप कहेंगे कि एप्लीकेशन जो है उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से होता है कि टू द प्रिंसिपल आप साइड में लिखते हैं। सबसे आपको यही पता होना चाहिए कि लिखने का जो सही ढंग है वो क्या है। टू द प्रिंसिपल आप लिखते हैं, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं आप उसको संबोधित करने के लिए जो दो लाइनें लिखी हैं इसमें आप लिखेंगे, और नीचे जो सर है वो साइड में लिखेंगे। ये जो टू है और जो सर है ये देखिए एक सीध में है, इस चीज को आप देख रहे हैं। द प्रिंसिपल के नीचे आप सर नहीं लिख रहे हैं, टू के जस्ट नीचे है। और इस प्रकार से पूरी लाइनें आप लिख लेंगे। यहाँ पर योर ओबिडेंटली लिखेंगे जहां पर आपका पूरा लेटर समाप्त हो रहा है। और जी जो लाइनें लिखी हैं इसमें बीच में आप एक चाहें तो पैराग्राफ छोड़कर लिख सकते हैं। और एक पैराग्राफ का मतलब है जो लास्ट में आप पूरा कह चुके हैं उसके बाद अतः आपसे निवेदन इस टाइप से नहीं बोलते हैं, तो वो आप वहां पर पैराग्राफ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम योर एविडेंटली में वैसे लिखते नहीं है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो है साइड में आपकी डेट हो जाएगी, और डेट सर और टू दोनों का देखिए एकदम सीध है, पर जो डेट है वो इसके सीध में ना आकर वो इसके सामने आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए, और डेट जो है वो लिखेंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन या लेटर पूछा जाता है उसमें क्लियर तरीके से लिखा रहता है कि आपको स्वयं का नाम या कोई आइडेंटिटी, तारीख, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, वहां पर आप एक्स वाई जेड जो है वो लिखते हैं। तो ये किसका प्रारूप होता है, एप्लीकेशन का। लेटर की बात करते हैं, तो लेटर का जो प्रारूप होता है वो इस साइड से होता है। एप्लीकेशन में लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर में राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेटर में जो एड्रेस होता है वो सबसे लास्ट यानी कि सबसे स्टार्टिंग में आप लिखेंगे और राइट हैंड पे लिखेंगे, उसके नीचे आप यहाँ पर डेट, उसके बाद इस तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करते हैं जिसको भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि डियर फादर या मदर या फ्रेंड जिसको भी लिख रहे हैं। उसके बाद पूरा अपना जो आपने लिखना चाहते हैं वो लिख दिया। उसके बाद लास्ट में योर ओबिडेंटली या इसी के आधार पर जिस पर्सन को लिख रहे हैं उसके आधार पर सिंसरली या अफेक्शनेटली इस टाइप से वर्ड जो है वो यूज करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आप अपना नाम जो है वगैरह लिख देते हैं। दो चीजें यहाँ पर पॉइंट के आधार पर भी बताई गई हैं कि जो प्रारूप दे रखे हैं उस पर एप्लीकेशन और लेटर लिखने की विधियों में अंतर पाया जाता है। एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदि लिखा जाता है। और लेटर में क्या होता है, सबसे पहले पत्र लिखने वाले व्यक्ति का पता और पत्र लिखने वाले का दिनांक लिखते हैं। देखिए लिखा है ना, सबसे पहले एड्रेस और साथ ही डेट, जबकि यहाँ पर एड्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं था, डेट सबसे लास्ट में आ रही थी। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात संबोधन सूचक शब्द जैसे कि डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड आदि जो है इसमें लेटर में जो है वो लिखते हैं। पत्र की मुख्य बातें लिखने के पश्चात माता पिता, बड़े भाई साहब, चाचा जी आदि जो है उनके लिए जो शब्द जो भी उन
व्यक्ति से संबंधित है, जैसे कि मैंने बताया ना कि योर ओबिडेंटली, योर सिंसियरली, तो उसी के अनुसार लिखते हैं। मित्रों के लिए योर सिंसियरली आदि लिखकर पत्र लिखने वाला अपना नाम जो है वो लिखता है। नाम तो यहाँ लिखता है जो आप ओरिजिनल किसी को पत्र लिख रहे हैं, जब एग्जाम पेपर में आता है तब आप नहीं लिखते हैं। तो आई थिंक आपको एकदम बेसिक चीज क्लियर हो गई होगी। मेन आपके लिए क्या है, फॉर्मेट है, क्योंकि कौन सा लेटर आएगा, कौन सी एप्लीकेशन आएगी वो तो कोई नहीं जानता है, लिखना आपको स्वयं से ही बनाकर होगा। तो मेन फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, दो एप्लीकेशन और दो लेटर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, और जो ये एप्लीकेशन है वो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिस्टर मैरिज एंड योर इनएबिलिटी टू अटेंड योर क्लास फॉर 5 days। मतलब कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे किसको, अपने प्रिंसिपल को लिखेंगे, क्या करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, किस बारे में, अपनी सिस्टर जो है उसकी मैरिज के बारे में। और साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं या कहना क्या चाहते हैं कि इनएबिलिटी टू अटेंड, यानी कि आप जो क्लास है वो अटेंड नहीं कर सकते, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो इस पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, प्रिंसिपल को लिखनी है। तो ये हम इसका जो है वो फॉर्मेट देख लेते हैं। तो टू द प्रिंसिपल RMD इंटर कॉलेज सीतापुर, इस प्रकार से फॉर्मेट मैंने ऊपर दिखाया। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये आप स्टार्टिंग इसी प्रकार से करेंगे। जिस भी व्यक्ति को लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको ही मद्देनजर लिखते हुए लिखेंगे। तो आई बेग टू से दैट ऑन अकाउंट ऑफ माई सिस्टर मैरिज ऑन 10th September 2007 I am unable to attend my class. I therefore request you to grant me leave for 5 days from today. आज से 5 दिन के लिए अवकाश मांगा गया है। तो बहुत ही सिंपल सी साधारण सी भाषा में लिखा है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत कहानी भी जोड़ सकते हैं कि मैं आने में असमर्थ हूँ, इस टाइप से, बाकी वो आपकी इच्छा। योर ओबिडेंटली XYZ, इस प्रकार से, और सामने डेट रहेगी। तो ये आपकी हो गई एप्लीकेशन एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि आपकी है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 10 days एज यू आर सीरियसली इल। जब आप बीमार हैं और 10 दिन की अवकाश चाह रहे हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पर लिखी हुई है कि टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज आगरा। देख रहे हैं हम, पहले टू द प्रिंसिपल पहली लाइन में है, यानी टू अलग है, फिर द प्रिंसिपल पहली लाइन में है, फिर जिस भी कॉलेज को आप लिख रहे हैं वो है, फिर वो कहाँ स्थित है वो है लास्ट साइड में। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फॉर 10 days। माई कंडीशन इज नॉट गुड, आई हैव बिकम वेरी वीक, सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर 10 days मोर। I therefore request you to grant me leave for 10 days from today और I shall be highly obliged। यही साइड में और ओबिडेंटली XYZ और सामने तारीख। ये हमने दो देख लिए एप्लीकेशन। इसी प्रकार देख लेते हैं लेटर। लेटर का फॉर्मेट ऊपर हमने देख लिया। इसमें हम देख रहे हैं पर्सनल लेटर जो है उसमें, जैसे सबसे पहले लेटर लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज फॉर द एग्जामिनेशन फीस एंड फॉर परचेजिंग सम बुक्स। लिखा है ना लेटर टू फादर, तो आपको पिताजी को लिखना है लेटर, किसके संदर्भ में, 500 रुपये जो है आपको चाहिए, और किस लिए, एग्जामिनेशन फीस, और साथ ही साथ आपको कुछ किताबें खरीदनी, इस प्रकार से है। अब यहाँ से आप साइड से एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऊपर फॉर्मेट दिखाया था, तारीख लिखी उसी के नीचे, माई डियर फादर आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी क्वाइट वेल एट मुर्सरान। यहाँ पर जगह का नाम लिखा है। देखिए जब पिताजी को आप लिखते हैं तो क्या ये थोड़ा नहीं करेंगे कि डियर पिताजी, आई एम हाईली ऑब्लाइज, वो आप ऊपर जब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर किसको लिख रहे हैं और किसके लिए कौन से वर्ड यूज करने हैं। यहाँ पर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो क्या कहेंगे कि आशा करते हैं हम यहाँ सब कुशल मंगल है, तो आप भी वहां होंगे। वही लाइन लिखिए कि आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई होप एंड होप दैट ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो बी क्वाइट। तो इस टाइप से ही आप पिताजी को लिखेंगे। आगे लिखा है रिक्वेस्ट यू टू सेंड some more money next month। The reason of demanding additional money said that I shall have to deposit examination fees and need some essential books on science। 500 rupees will be quite enough for my present need। और यही चीज पैराग्राफ की मैंने बात कही थी कि पैराग्राफ इस प्रकार से आप लास्ट में छोड़ देते हैं कि जब आप लास्ट वाली लाइन को एकदम कहते हैं कि प्लीज सेंड मनी एट एन अर्ली डेट बाय मनी ऑर्डर। इसी प्रकार जब प्रिंसिपल को लिखते हैं तो प्लीज ग्रांट मी लीव, कि मुझे जो है वो छुट्टी दें, तो लास्ट में इस प्रकार से एक लाइन लिखते हैं, एनेक्सली वेटिंग फॉर मनी, और यहाँ पर वही सारी चीजें XYZ आप लिख सकते हैं। देखते हैं एक और हमारा लेटर और इसी के साथ टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आई होप आप अब कर ले जाएंगे अगर यहाँ से प्रश्न आपका आया, क्योंकि ऐसा कुछ कठिन नहीं है। मेन आपको फॉर्मेट अपने दिमाग में रखना है।
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। आपको कोई फ्रेंड को जो है वो इनवाइट करना है, किसके लिए? खुद की जो सिस्टर है उनके मैरिज के लिए, तो वो लेटर है लेटर टू बी, लेटर टू जो है वो फ्रेंड। तो साइड में एड्रेस, फिर तारीख, फिर डियर राजीव, जिस भी दोस्त को लिखना है उसका नाम डियर राजीव। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट द you that the marriage of my sister Kalpana has been settled today. The marriage party will come here from Delhi on 25 जनवरी at 5 p.m. Your coming is very essential. Essential मतलब होता है जरूरी। Here I am all alone. There is none to help me. Please do come and help me in the function. कहने का मतलब क्या है? आपको थोड़ी भूमिका बनानी होती है। ये नहीं कि आप दोस्त को बुला रहे हैं भैया आ जाओ, ये नहीं, आपको थोड़ा सा भूमिका बनानी है कि योर कमिंग, आपका आना बहुत जरूरी है। योर कमिंग इज वेरी एसेंशियल। हेयर आई एम ऑल अलोन, यहाँ हम सब अकेले हैं। देयर इज नन टू हेल्प मी, यहाँ मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है। प्लीज डू कम, कृपया आओ, एंड हेल्प मी इन द फंक्शन, और फंक्शन में मेरी सहायता करो। तो कहानी बनानी ये नहीं कि लेटर में डियर राजीव प्लीज आ जाओ, ऐसे नहीं करना है आपको। फिर लास्ट वाली लाइन वैसे ही कि आई एम श्योर यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी और एनेक्सली वेटिंग फॉर योर अराइवल एंड टाइमली हेल्प, और लास्ट में योर सिंसियरली XYZ। तो सबसे पहला वर्ड है आपका टू गिव अप अ थ्रोन। तो टू गिव अप अ थ्रोन जो है इसको हम कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? राज्य त्यागना जो है वो होता है। हिंदी आप साथ में जानते चलिए, उससे क्या होगा आपको याद करने में जो है वो आसानी होगी। क्या होता है इसका मतलब? राज्य जो है वो त्यागना। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका होगा द ऑफिस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, यानी कि इसका जो अर्थ होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अर्थ में तो आप क्या कहेंगे? अपहरण। इसको अबडक्शन जो है वो कहते हैं और इसका हिंदी अर्थ होता है अपहरण। तीसरा देखते हैं हमारा अ वॉन्डरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स, और इसको हम कहते हैं एब्रेशन। यहाँ पर डैश इस प्रकार से लगा सकते हैं, ABERRATION कहते हैं, और इसका अर्थ होता है मार्ग भ्रष्ट करना। मार्ग भ्रष्ट करना। अगला देखते हैं चौथा, वन हु हेल्प्स अ क्रिमिनल इन कैरिंग आउट हिज एविल डिजाइन। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? आपका होगा एबेटर, ABETTOR। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपराधी को अपराध के लिए उकसाने वाला। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं पावर ऑफ डूइंग समथिंग। ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका एबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? योग्यता। छठा आपका होगा टू बी और हैव इन प्लेंटी। इसका मतलब होता है अबाउंड। अबाउंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पर्याप्त मात्रा में होना। अगला है आपका सातवां, ए वाउंड ऑन द स्किन बाई स्क्रैपिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एब्रेजन कहते हैं और हिंदी में हम इसे खरोच कहते हैं। आठवां देखते हैं अवे फ्रॉम वंस आउन कंट्री। इसका क्या होगा? इसका होगा अब्रॉड। बोलते भी ना कि दूसरे देश जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा विदेश में। अवे मतलब दूर रहना, फ्रॉम वंस आउन कंट्री मतलब खुद के देश से, उसके संदर्भ में आप याद रख सकते हैं। नवा है आपका टू फ्लाई फ्रॉम लॉ टू गो अवे सीक्रेटली। तो इसका क्या होगा? इसका होगा आपका एब्सकॉन्ड, और इसको हम कहते हैं भाग जाना। और अगला और लास्ट 10वां होगा। इस एक पेज में हम 10-10 करके 5 पेज में जो है वो देख रहे हैं। तो 10वां होगा आपका नो थिंकिंग व्हाट वन इज डूइंग। इसका होता है आपका एब्सेंट माइंडेड, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान ना देने वाला। ये आपके 10 हो गए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हम फिर से 1 से ही देखेंगे, अभी तक 10 देख चुके हैं, यानी कि 11 नंबर है आपका। है सेंटेंस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट, लायबल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्या होता है? आपका अकाउंटेबल होता है, जिसे हम हिंदी में उत्तरदायी जो है वो कहते हैं। उत्तरदायी इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। एलियन इसे हम कहते हैं, और एलियन जो है आपका विदेशी। आप इसका यहाँ से अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि सिटीजनशिप की जो है वो बात की गई है। तीसरा होगा आपका विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन
वन वे, इसे हम कहते हैं एम्बिजियस, और इसका अर्थ होता है द्विअर्थक के रूप में आप इसे कह सकते हैं। चौथा होगा अ जर्नल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, इसे हम कहते हैं एमनेस्टी, और इसका अर्थ होता है पूर्ण क्षमादान, सार्वजनिक क्षमा, इस सेंस में इसको आप लिखते हैं। अगला है आपका वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर, इसे हम कहते हैं एनार्चिस्ट, और हिंदी में हम इसे कहते हैं अराजकतावादी। छठा है आपका हैपनिंग ईयरली विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनुअल कहते हैं ना कि वार्षिक, तो वही आपके यहाँ पर हो जाएगा। सातवां है आपका ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप, इसे हम क्या जानते हैं, तो एनोनिमस के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम इसे अज्ञात कह सकते हैं, गुमनाम कह सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। आठवां देखते हैं ए मेडिसिन विच काउंट्रैक्ट्स पॉइजन, तो ये क्या होता है आपका, ये आपका एंटीडोट होता है, बहुत सी मूवी वगैरह में ये वर्ड आप सुनते भी हैं, जिसे हम कहते हैं विष निरोधक, तो ये आपका आठवां हो जाएगा। अगला है आपका नवा ए पर्सन चूजन बाई क्वेरलिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्बिट्रेटर जो है वो कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, हिंदी में हम इसे पंच जो है वो कहते हैं। 10वां आपका देखते हैं ए ट्रैवलर इन स्पेस, आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट कहते हैं, तो ए ट्रैवलर इन स्पेस एस्ट्रोनॉट हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में अंतरिक्ष यात्री जो है वो कहते हैं। देखते हैं अपना अगला पेज, 20 देख चुके हैं, यहाँ से हमारे 21 स्टार्ट होंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है। प्रश्न आपका है, यानी कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है, लाइन ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एथिस्ट, हिंदी में हम इसे नास्तिक के नाम से जानते हैं। नास्तिक आपने सुना भी काफी बार होगा कि भगवान में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक, विश्वास रखने वाला आस्तिक, इस प्रकार से होता है। अगला है असेंबली ऑफ लिसनर्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑडियंस के नाम से जो है वो जानते हैं, और हिंदी में आप जानते हैं ऑडियंस को क्या कहते हैं, तो श्रोतागण जो है वो कहते हैं। अगला है आपका तीसरा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन हिमसेल्फ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा भी जा चुका है, तो इसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मुझे ये नहीं करेक्ट याद है कि फोर्थ सेमेस्टर में आया है या सेकंड में, पर आ जरूर चुका है, तो ऑटोबायोग्राफी हम इसे कहते हैं, और जिसे हम हिंदी में आत्मकथा के नाम से जानते हैं। चौथा है आपका गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, उसे हम क्या नाम से जानते हैं, उसे हम ऑटोक्रेसी के नाम से जो है वो जानते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे आप, एक व्यक्ति का निरंकुश शासन, उसे हम ऑटोक्रेसी के नाम से जानते हैं। पांचवा है आपका वन हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री एट अ यूनिवर्सिटी, उसे हम बैचलर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम इसे स्नातक के नाम से जो है वो जानते हैं। छठा देखते हैं टू स्पीक इल ऑफ वन बिहाइंड वंस बैक, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम बैक बाइट के नाम से जो है वो जानते हैं, हिंदी में हम चुगली करना इसे जो है वो कहते हैं। बैचलर आपका ऊपर स्नातक हो गया, बैक बाइट आपका चुगली करना हो जाएगा। सातवां है आपका द डिस्टेंट पार्ट ऑफ अ सीन और अ पिक्चर, इसे हम बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में पृष्ठभूमि जो है वो कहते हैं। अगला आठवां है ए बॉक्स यूज्ड इन वोटिंग बाय बैलेट, तो उसे हम बैलेट बॉक्स कहते हैं। आप देखते हैं जो चुनाव होता है बैलेट बॉक्स से जो है वो होता है, जिसे हम मतदान पेटिका जो है वो कहते हैं। नवा होगा आपका नेशंस इंगेज्ड इन वॉर, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम बेलिजिरेंट्स के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम युद्धरत राष्ट्र के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं 10 अ पर्सन हु होल्ड्स स्ट्रांगली टू एन ओपिनियन और बिलीव इन डिफियंस ऑफ अ रीजन और आर्गुमेंट, तो इसे हम बिगॉट के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम इसे कट्टर जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कट्टर इसका अर्थ जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। अगले पेज में देखते हैं हमारा पहला, अभी तक हम 30 देख चुके हैं, ये आपका 31 नंबर है।
द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बायोग्राफी के नाम से जानते हैं। ऑटोबायोग्राफी आपका अलग है और बायोग्राफी अलग है। बायोग्राफी हम जीवन कथा को कहते हैं और ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को कहते हैं। अगला है आपका स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम ब्लास्फेमी के नाम से जो है वो जानते हैं और हिंदी में हम इसे कुफ्र के नाम से जानते हैं। बाकी इंग्लिश ध्यान रखें, इंग्लिश ज़्यादा इसकी इजी है। तीसरा है आपका गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल्स, तो इसे हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे अफसरशाही के नाम से जानते हैं, अफसरशाही। चौथा देखते हैं लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद इसी पर बेस्ड ही मैंने आपको जो मॉडल पेपर इंग्लिश का कराया था उसमें दिया भी था वर्ड, वो अभी आपका आगे आएगा। तो इसे हम कार्निवोरस के नाम से जो है वो जानते हैं। हिंदी में हम इसे मांसाहारी के नाम से जानते हैं। पांचवा होगा आपका अ लिस्ट ऑफ बुक्स, तो इसे हम कैटलॉग के नाम से जानते हैं और जिसे हम हिंदी में सूची पत्र जो है वो कहते हैं। अगला होगा आपका छठा प्लेस फॉर ब्यूरल अदर देन अ चर्च यार्ड, तो इसे हम सिमेट्री के नाम से जानते हैं और सिमेट्री जो है इसको हम समाधि क्षेत्र जो है वो कहते हैं। अगला होगा सातवां फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सेंचुनरी के नाम से जानते हैं, जैसे सेंचुरी होता है उसी से ही मिलता जुलता आपका ये वर्ड है। और हिंदी में हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो शताब्दी महोत्सव के नाम से जानते हैं। अगला होगा आठवां आपका लिविंग एट द सेम टाइम, तो इसे हम कंटेम्पररी के नाम से जानते हैं, कंटेम्पररी के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे समकालीन के नाम से जानते हैं। अगला होगा आपका ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो इसे हम कॉस्मोपोलिशन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश या हिंदी में हम इसे विश्व प्रेमी के नाम से जानते हैं। इस पेज का लास्ट देखते हैं वन हु लैक्स करेज, तो इसे हम कोवार्ड के नाम से जानते हैं और आप सभी जानते हैं कायर जो है हम इसे हिंदी में कहते हैं। देखते हैं आपका अगला और लास्ट पेज और इसमें हमारा 41 नंबर हम देखते हैं। देखिए अभी हम 50 करा रहे हैं और 50 और इसके बाद और करा देंगे। अगर मुझे लगा कि वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया है तो डेफिनेटली मैं 50 और आपको करा दूंगा, जिससे आपके 100 में जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी आपके लाइक और शेयर आपको बताएंगे कि आपको इसी प्रकार 50 और चाहिए कि नहीं। देखते हैं हमारा 41 नंबर प्लेस फॉर बर्निंग कॉर्पसेस, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम क्रेमेटोरियम के नाम से जो है वो जानते हैं और हिंदी में हम इसे शमशान जो है वो कहते हैं। अगला देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं और आप जानते हैं अब्राहम लिंकन का वो फेमस कथन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तीसरा है आपका इन विच नाइदर पार्टी विंस, तो इसे हम ड्रॉन के नाम से जानते हैं, अनिर्णित हम इसे हिंदी में कहते हैं। चौथा है आपका फिट टू ईट और कंज्यूम, इसे हम एडिबल के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हम खाने योग्य जो है वो कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना फिट टू ईट और कंज्यूम, तो एडिबल आपका हो जाएगा। पांचवा है आपका ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में ही सोचता रहता है उसे हम इगोइस्ट के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे अहमवादी के नाम से जानते हैं। छठा है आपका ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इमिग्रांट के नाम से जानते हैं और इसे आप प्रवासी जो है वो हिंदी में कहते हैं। अगला देखते हैं सातवां गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं और हिंदी में हम निर्यात कहते हैं। जब चीजें आती हैं तो उसे आयात कहते हैं, बाहर जाती हैं तो निर्यात कहते हैं। आठवां है आपका स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो इसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं, जिसे हम तात्कालिक कहते हैं और ये आपकी प्रतियोगिता भी होती है बहुत से विद्यालयों में, जिसमें आपको तुरंत एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में आपको बोलना होता है। आपको 2 मिनट तक का समय दिया जाता है और आपको उसी समय सोचना होता है कि उसके बारे में क्या बोलें, उसके बाद उस टॉपिक पर आपको बोलना होता है। देखते हैं हमारा नवा विच में कॉज डेथ, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? फैटल के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे घातक जो है वो कहते हैं। 49 आपके कंप्लीट हो गए।
अगला और लास्ट 10वां है आपका वन हु बिलीव्स इन फेट। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम फेटलिस्ट के नाम से जानते हैं। और फेटलिस्ट जो है इसको हिंदी में हम भाग्यवादी जो है वो कहते हैं। तो सारे हमारे 50 कंप्लीट हुए। अब जिसमें हम इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। देखिए जो कोविड-19 पर ऐसे आया था उसमें 50 शब्दों में लिखा गया था। अगर 50 शब्दों में पूछा गया है तब आप अगर हेडिंग डाल के लिखेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन ही में देख लेंगे तो कितने सारे वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 20 यहाँ है तो 40 यहाँ, आगे चल के 50 ऐसे ही केवल एक हेडिंग में हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर 50 शब्दों की लिमिट लिखी है प्रश्न में तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार से हेडिंग का यूज आप ना करिए। कम शब्दों में अधिक से अधिक चीजें लिखने का प्रयास कीजिए। अगर लिखा है कंपोजिशन लिखिए तो कोशिश कीजिए कि अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो उसमें 2 से 3 लाइनें ही मैक्सिमम लिखिए, क्योंकि 1 घंटे में ही पूरा आपको पेपर भी करना होता है ये सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्शन डिसीज। कोरोना वायरस जिसे हम आम भाषा में कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ये एक इन्फेक्शन जो है वो डिसीज मतलब बीमारी। इट कॉजेस इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आप सभी जानते हैं कि श्वसन से संबंधित था, तो जो श्वसन तंत्र है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसी से ही संबंधित थी आपकी ये बीमारी, तो आप वो इंट्रोडक्शन में दर्शाएंगे। फिर इट इज अ न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली एज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि ये जो आपका कोविड-19 है उसकी अगर बात करें तो इसने पूरे विश्व को जो है वो प्रभावित किया पूरी बुरी तरीके से। और साथ ही साथ जो इसका फैलने का तरीका होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है। तो बहुत ही सरल सी सरल भाषा में लिखा है। आपको क्या करना है, जैसे अगर आ जाए कोविड-19 पर ऐसे दोबारा से, तो इनमें से आपको जो एकदम परफेक्ट लाइन लग रही है वो आपको उठानी है। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें दे दी, मैंने आपको अगर 100 वर्ड दे दिए तो 100 में से आपको छाट कर 25 जो है वो वर्ड लेने, ऐसा आपको समझ लीजिए। तो देखते हैं, हमारा ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद अगला भाग जो कि है स्प्रेड ऑफ कोविड-19, इसकी बात करते हैं। तो कोविड-19 वाज फर्स्टली आइडेंटिफाई, ये आपका फर्स्टली है, फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। सबसे पहले कहां पर आइडेंटिफाई किया गया था? चाइना में, तो सभी जानते हैं, उसके साथ साथ वुहान भी लगभग सभी जानते हैं, इतना चर्चा में रहा। ये आप ध्यान रख सकते हैं, दिसंबर 2019। बात करते हैं उसके आगे कि इन मार्च 2020 हु डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक अ पेंडेमिक। पेंडेमिक में क्या कहने का मतलब है, महामारी के रूप में इसे मार्च 2020 में बाद में जो है वो डिक्लेयर्ड कर दिया गया था। स्टार्टिंग में जब इसका पहला केस देखने को मिला था तब थोड़ा नहीं पता था कि इतना भयावह रूप जो है धारण करेगी। तो इसीलिए धीरे धीरे जब उसका रूप बड़ा होने लगा, धीरे धीरे काफी इफेक्ट जो है वो करने लगा, तो इसीलिए मार्च 2020 में इसे कोविड-19 को जो है पेंडेमिक जो है वो घोषित किया गया। आगे कि नाउ इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है ये फैल गया। बात करते हैं आगे कि द वायरस स्प्रेड्स बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। आप सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 है वो जैसे किसी को खांसी है, जुकाम है, इस टाइप से जो खांसता है तो उसी के माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जनरेट होकर दूसरे पर्सन पर जाते हैं और उससे दूसरा पर्सन इन्फेक्ट होता है। तो यही फैलने का जो माध्यम है वो यहाँ पर बताया गया है। फिर बात की गई है सिम्टम्स की। आप देख रहे हैं ना कि कैसे एक आपका जो एसे है, कंपोजिशन है, उसका रूप चलता है कि पहले हमने इंट्रोडक्शन बात किया, फिर मेन पार्ट बात किया, फिर उसके सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। सिम्टम्स में बात करते हैं कि कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी मिल्ड टू सेवेर। अब इसका क्या मतलब है? तो सिवेर जो है इसका मतलब होता है गंभीर, यानी कि कुछ ऐसे पर्सन थे जिनमें जो लक्षण थे कोविड-19 के, सिम्टम्स को हम कहते हैं लक्षण, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर दिखाई दिए। पर मिल्ड मतलब किसी में बहुत कम दिखाई दिए, किसी में होकर ठीक भी हो गया और किसी में बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो वही आपका सिम्टम्स के संदर्भ में लिखा है कि किसी में जो है बहुत, किसी में बहुत गंभीर, यानी किसी में बहुत कम और किसी में बहुत अधिक। आगे है सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, और कुछ लोग ऐसे भी थे, मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको कोरोना होकर ठीक भी हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला, तो उनके कोई सिम्टम्स जो है दिखाई ही नहीं दिए। आगे है कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर,
अगर साधारण जो लक्षण है उनकी बात करें तो उसमें फीवर, बुखार, ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी और ब्रीथिंग प्रॉब्लम मतलब सांस से संबंधित दिक्कत थी, जिसमें आपको बताया भी जाता था कि आप अगर इतने मिनट इतने सेकंड तक जो है अपनी सांस रोक लेते हैं तो उससे आप चेक भी कर सकते हैं कोई आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये सिम्टम्स से रिलेटेड है। और बिसाइड्स दीज सिम्टम्स, हम बात किसकी कर रहे थे, आपको पिछली हेडिंग भी मैं दिखा देता हूँ, सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे। तो इसी में बात करें तो बिसाइड्स दीज सिम्टम्स लाइक फटीक, सोर थ्रॉट, इसमें क्या क्या मतलब होता है उसको समझिए। फटीक मतलब होता है थकान। इसमें सिम्टम्स के तौर पर बताया जाता था कि आपको अगर अंदर से जो है वो थकान जो है वो महसूस हो रही है। थ्रॉट मतलब होता है गला, और जो SORE लिखा शोर करके, इसका मतलब होता है पीड़ादायक या गले में खराश, इसी को भी संदर्भ में आप कह सकते हैं। तो अगर इस टाइप की कोई दिक्कत आ रही तो वो इसके सिम्टम्स में आता था। मसल पेन हो गया, यानी कि आपके शरीर के जोड़ दर्द कर रहे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, इस टाइप की चीजें। एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, यानी कि यदि आपको कोई चीज खा रहे हैं तो उसका स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसके संदर्भ में भी आप लिखा है कि कैन ऑल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। तो ये सभी सिम्टम्स जो है इसमें देखे जाते हैं। फिर बात करते हैं आगे कंक्लूजन की, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस एस्से का। कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवियर इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सेवियर का मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया था, गंभीर बीमारी के संदर्भ में यूज करते हैं। और आगे लिखा है कि इट इज नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल, कि ऐसा जरूरी है कि हम ये जो सिचुएशन कोविड-19 वाली थी, इस सिचुएशन से जल्द जो है वो बाहर निकलें। और अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा आगे देखने से पहले, कि आपकी वैक्सीन जो आ गई है उसके संदर्भ में भी आप इस बिंदुओं में जो है वो मेंशन करेंगे। वैसे तो आपका ये जो ऐसे था कोविड-19 पर टोटली बेस्ड था, पर अगर वर्तमान के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आप चाहें तो वैक्सीन को भी इसमें शामिल करके बता सकते हैं कि ऐसे हो गई है। फिर स्टार्टिंग जो स्टेज है उसमें डॉक्टर और जो महिला कर्मचारी हैं इन सबको जो है वो प्रदान की जा रही है वैक्सीन, वो सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं इसमें। आगे है कि टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पैंडेमिक, यानी कि हम सब मिलकर जो है हम इस जो सिचुएशन है उससे लड़ेंगे, और जो ये महामारी है उसका मिलकर जो है वो सामना करेंगे, उसे जो है मिलकर जो है वो समाप्त करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे था। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एज इट इज यही आएगा कि नहीं आएगा वो तो डिपेंड है एग्जामिनर पे, पर इस तरीके से आपको लिखना होगा, एक तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए टॉपिक कोई भी पूछा जाए, क्योंकि अब ग्रेजुएशन करके आए हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी होंगे, आपने DLED किया है, तो इतना तो है कि आप अपने आप से चीजों को अगर समझ गए तो लिख तो सकते ही हैं। तो बस मेन क्या है, यहाँ पर पैटर्न आपको पता होना चाहिए और आप अपने शब्दों में जो है वो लिख दीजिएगा। तो सारी चीज़ हमने एक क्विक रिवीजन के तौर पर जो है वो देख ली। कल के पेपर के लिए, तीनों पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से अच्छा पेपर करिएगा। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, पर इस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी मेहनत आपके लिए की जा रही, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आज का है आपका, प्रोडक्टिव स्किल्स एंड रिसेप्टिव स्किल्स बहुत पूछी जाती हैं, अधिकतर बहुविकल्पीय यानी कि MCQ में जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको बताना है कौन कौन सी जो है किस में होती हैं। ऑप्शन भी हम यहाँ पर दे दे रहे हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, एक और दो ऑप्शन है। तो आपको बताना है कौन सी इनमें प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं और कौन सी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और इंग्लिश में आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर है अधिकतर ग्रामर पोर्शन पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को जो है वो मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से अच्छा पेपर करके आएंगे। तो आज के लिए में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।